हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लास्टिड की बात की थी, तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड। अब ये ग्रीन कलर का है। क्यों ग्रीन कलर का है? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है ना। तो इसका जो ग्रीन कलर है, इट इज ग्रीन ड्यू टू photosynthetic pigment, photosynthetic pigment। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के नाते, क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से ये आपका क्या है, ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर इसमें है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल का मेन वर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन वर्क है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम एक हो जाता है। क्लियर? इसी वजह से ग्रीन है। और प्लांट्स के जिन टिश्यू में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, वो सभी टिश्यूज आपको ग्रीन दिखेंगे। तो मोस्ट कॉमन आपको ये कहाँ मिलता है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ग्रीन tissue of plant like mesophyll tissue of leaf। आप देखते हैं पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं। तो पत्तियां जो ग्रीन कलर की हैं, वो ग्रीन कलर का जो टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू। तो मेसोफिल टिश्यू में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसी वजह से वो ग्रीन होता है। इसके अलावा जो हर्ब प्लांट हैं, या प्लांट जब छोटे होते हैं, कोई भी प्लांट जब वो छोटा है, सीडलिंग स्टेज में है, तब उसके स्टेम भी ग्रीन होते हैं। तो अगर स्टेम ग्रीन है ना, ग्रीन स्टेम टिश्यू, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअल में मॉडिफाइड पैरेनकाइमा होता है, एक ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। तो जब पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तब आप उसको नाम क्या देंगे, क्लोरेनकाइमा। प्लस कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके स्टेम में पैरेनकाइमा की जगह कोलेनकाइमा होती है, और कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऐसे केसेस में भी आप उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा ही बोलेंगे। तो स्टेम में अगर आपका ग्रीन टिश्यू मिल रहा है तो वो आपका क्या है, क्लोरेनकाइमा। ठीक, तो वहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, तो एटसेट्रा। इसके अलावा फ्रूट, यंग स्टेज में फ्रूट ग्रीन होता है, तो वो भी आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। तो जो भी ग्रीन पार्ट आपको मिलेगा वो सब आपका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। और इसी वजह से जितने ग्रीन पार्ट हैं सब में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। और चूंकि फोटोसिंथेसिस करके ये फूड को एसिमिलेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करता है, जो मेन सोर्स है कार्बन का, है ना। तो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमिलेटरी ऑर्गेनेल। तो एसिमिलेटरी ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये आपका क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए बात करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में और इसके मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो पहले डिस्कवरी देख लीजिए। डिस्कवरी, तो क्लोरोप्लास्ट was discovered by सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, और आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, यही सिम्पर हैं जिन्होंने प्लास्टिड को कलर के बेसिस में डिवाइड भी किया था 3 पार्ट में, यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और आपके क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी हो गया कि सिम्पर ने ही इसको डिस्कवर किया था। अब आइए बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, और फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट की जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, ये आपके जनरली कई तरह के शेप के हो सकते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जनरली डिस्क्वाइडल या एलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इट इज जनरली एलिप्टिकल और डिस्क्वाइडल
डिस्क्वाइडल मीन डिस्क लाइक इन हायर प्लांट। ठीक है, इसकी लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विथ इसकी जो विथ होती है यानी डायमीटर बोल सकते हैं वो आपका 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। नंबर पर सेल नंबर बहुत वेरी करता है, लेकिन जो हायर प्लांट के मीजोफिल टिश्यू की बात हम लोग कर रहे थे, यानी पत्तियों में जो मीजोफिल टिश्यू है उसकी बात करें तो नंबर इन मीजोफिल, है ना, मीजोफिल टिश्यू। तो मीजोफिल टिश्यू में इनका जो नंबर है वो 20 से 40 यानी 20 to 40 पर सेल, यानी एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई 5 to 10 माइक्रोमीटर, विद हो गई 2 to 4 माइक्रोमीटर, और ये इसका नंबर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एल्गी वगैरह में देखेंगे तो एल्गी वगैरह में जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक सेल में जनरली एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसमें भी अलग अलग शेप होते हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर लें। देखिए, जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलते हैं, तो कुछ उसमें से फेमस एग्जांपल हैं जो आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो चलिए उसकी बात कर लें कि कौन कौन से शेप जनरली आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्पाइरल या हेलिकल बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्पाइरल या हेलिकल यानी सेल इस तरीके से है, अगर मान लीजिए ये एल्गी का एक सेल है तो क्लोरोप्लास्ट इसमें जो होगा वो आपका कैसा होगा, स्पाइरल रिबन शेप्ड इस तरीके का। ठीक है, तो स्पाइरल या हेलिकल रिबन लाइक, तो इसका एग्जांपल है आपका स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में आपको स्पाइरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। दूसरा कॉमन एग्जांपल है कॉलर शेप्ड या इसी को गर्डल शेप्ड भी बोलते हैं, गर्डल शेप्ड। तो कॉलर शेप्ड या गर्डल शेप्ड, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये सेल है एल्गी का, तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो बिल्कुल शर्ट के कॉलर जैसा दिखेगा, जैसे शर्ट या टी शर्ट की कॉलर होती है बिल्कुल उस तरह से आपको दिखेगा। ऐसे। ठीक है, तो कॉलर लाइक आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ऐसा कहाँ मिलता है, कॉलर लाइक क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। तीसरा आपका कप शेप्ड आपको मिलेगा क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में। आप जानते हैं क्लेमाइडोमोनास की जो एक सेल होती है वो इस तरह से पायरीफॉर्म में होती है, यानी पियर शेप्ड, पायरीफॉर्म यानी पियर शेप्ड होती है, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो नीचे यहाँ पे आपको ऐसे कप शेप्ड में दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा। तो एग्जाम्पल हो गया ये आपका क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स। क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, फोर्थ है ये। नेक्स्ट आपका पेराइटल यानी सेल वॉल से चिपका हुआ आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ऐसा कहाँ मिलता है, देखिए यहाँ पे अगर आप इस सेल को ध्यान से देखिए तो इसमें क्लोरोप्लास्ट यहाँ किनारे की तरफ ऐसे चिपके हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्लोरोप्लास्ट जो सेल वॉल पे साइड की तरफ चिपका हुआ है उसको पेराइटल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये आपको मिलेगा क्लोरेला में। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेटिकुलर यानी नेटवर्क लाइक या जाल जैसा। तो नेटवर्क लाइक आपको मिलेगा, तो इसमें मान लीजिए ये सेल है
और जो क्लोरोप्लास्ट होगा इट इज जस्ट लाइक नेट, नेट की तरह से क्लोरोप्लास्ट आपको ऐसे दिखेगा। जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है तो बिल्कुल नेटवर्क बनाता हुआ नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ऐसे, ठीक है। तो नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा, इस रेटिकुलर टाइप या नेट लाइक, तो ये मिलेगा आपको ईडोगोनियम, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ईडोगोनियम। और लास्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं, स्टार शेप्ड। स्टार शेप्ड, तो स्टार शेप्ड आपको कहाँ मिलेगा, जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो आपके इस तरह से स्टार शेप्ड ऐसे दिखेंगे। इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल है आपका जिग्नीमा। जिग्नीमा, ठीक है। तो एल्गी में, ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी में इस तरह से डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी और शेप क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलती है। क्लियर। अब आइए बात करते हैं जो हमारे हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हमारा एक लार्ज सेल ऑर्गेनेल का एग्जाम्पल है, और ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से इसमें भी दो बाउंड्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको डिज़ाइन करें तो हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका डिस्क्वाइडर या एलिप्टिकल होता है। तो देखिए कुछ इस तरह का शेप आपको दिखेगा, ठीक है। तो एक बाउंड्री हो गई, उसके बाद ये दूसरी बाउंड्री मान लीजिए, ठीक है, दूसरी बाउंड्री हो गई। तो दो बाउंड्री आपको मिल रही है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों बाउंड्री मिल रही हैं। दोनों बाउंड्री में एग्जैक्ट वही डिफरेंस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में था। क्या डिफरेंस है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है ये क्या होगा, मोर परमिएबल, इसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर परमिएबल होगा। क्यों, ड्यू टू पोरिन्स। ड्यू टू पोरिन्स, पोरिन्स क्या है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जो स्मॉल स्मॉल पोर क्रिएट करते हैं मेम्ब्रेन में। तो वो पोरिन्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं जो कि बैक्टीरियल कैरेक्टर है, और ये आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के दोनों मेम्ब्रेन क्या है, रेगुलर हैं। देखिए कहीं पे भी फोल्डिंग नहीं बना रहे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था, बाहर वाला रेगुलर होता था, अंदर वाला इरेगुलर फोल्ड बनाता था। तो बोथ आर रेगुलर, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो मान लीजिए पूरा लिक्विड है ये, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर का लिक्विड है। तो इसके अंदर का जो लिक्विड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स, उस लिक्विड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स बनती हैं, और मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। तो स्ट्रोमा लेमिली दो तरह का पैटर्न बनाती है। देखिए ज़्यादातर जगहों पे वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज होंगे, जिससे एक पूरा स्टैक या पाइल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पाइलिंग हो जाएगी, जैसे कॉइन की पाइलिंग करते हैं तो पाइलिंग हो जाएगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा।
तो हम कुछ जगहों पे बना ले रहे हैं। इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इनको आपस में कनेक्ट कर लिया जाए। होते तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, मैंने थोड़े से कम बनाए हैं। ठीक है, इस तरीके से इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये जो आपका कॉइन का पूरा स्टैक बन रहा है, ये पूरा, ठीक है, इस स्टैक को बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड होता है ग्राना। ठीक है, एक अकेले स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलेंगे और पूरे कलेक्शन को क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे। तो प्लूरल वर्ड हो गया इसका, प्लूरल इज ग्राना। ठीक है, तो प्लूरल हो गया ग्राना। प्लस इसके पास भी अपना खुद का डीएनए है। तो मान लेते हैं ये डीएनए है, तो ये इसका अपना डीएनए है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि दोनों में अपना डीएनए है, तो अपना डीएनए है तो ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। उसके लिए सेल पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब सेल पे डिपेंडेंसी नहीं है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, है ना। तो ये इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिल्कुल बैक्टीरियल कैरेक्टर है ये भी। और साथ ही साथ राइबोसोम आपको मिलेंगे इसके अंदर, वो भी आपको बैक्टीरियल टाइप यानी प्रोकैरियोटिक टाइप ही मिलेंगे, दैट इज 70S। 70S राइबोसोम आपको मिलेंगे। तो सर्कुलर डीएनए होना, 70S राइबोसोम होना और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स का होना, ये बैक्टीरियल कैरेक्टर हो गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से प्रूफ करता है कि क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरियल ओरिजिन से ही बना है, डेवलप हुआ है। ठीक है, चूंकि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसलिए जगह जगह आपको स्टार्च के मॉलिक्यूल भी दिखेंगे। तो कुछ स्टार्च के मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और स्टार्च के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में ऑयली सब्सटेंस भी बनता है। बहुत थोड़े अमाउंट में ऑयली सब्सटेंस बनता है, तो उसको भी आप चाहें तो कहीं कहीं दिखा लीजिए। मान लीजिए ऑयली सब्सटेंस है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टार्च, ग्रेन्यूल, और ये जो ऑयली सब्सटेंस है इसको बोलते हैं ऑस्मियोफिलिक ड्रॉप्स। इनको ऑस्मियोफिलिक ड्रॉप्स बोलते हैं। तो स्टार्च ग्रेन, ऑस्मियोफिलिक ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, अब एक ग्रेनम की बात करते हैं कि एक ग्रेनम में क्या है। तो देखिए, अगर एक ग्रेनम को हम लोग देखें डिटेल में, ठीक है, तो उसमें आपको कितने थाइलाकोइड मिलेंगे, क्योंकि एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आप इसमें देख रहे हैं, एक सिंगल कॉइन, उसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड जो है वो क्या हो गया, यूनिट ऑफ ग्रेनम। तो ग्रेनम की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ग्रेनम, वो आपकी क्या है, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, ठीक है। तो थाइलाकोइड हो गया, और थाइलाकोइड क्या है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर हमें देखना है। एक ग्रेनम को हम लोग कट करके देखेंगे। ठीक है, तो थाइलाकोइड आपको और बाकी चीज़ें दिखेंगी। प्लस ये जो मेम्ब्रेन का पार्ट है, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट कर रहा है, यानी ये हिस्सा,
जैसे इतना पार्ट अगर देखें तो ये 2 ग्रेनम के बीच में है, उसी तरह यहाँ का ये पार्ट, तो जो हिस्सा 2 ग्रेनम को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं फ्रेट चैनल, फ्रेट चैनल। तो ग्रेनम और फ्रेट चैनल ये दोनों मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। तो यही स्ट्रोमा लैमेली है, मतलब एक मेम्ब्रेनस फोल्ड। स्ट्रोमा लैमेली क्या है, एक मेम्ब्रेनस फोल्ड जो स्ट्रोमा के अंदर है यानी लिक्विड के अंदर है, और वो स्ट्रोमा लैमेली क्या है, जगह जगह कॉइन लाइक स्टैक बना रही है, पाइल बना रही है, इसको ग्रेनम बोल रहे हैं। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जिस पोर्शन से कनेक्ट है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेट चैनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रोमा लैमेली में ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए, ये तो हो गया इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एक ग्रेनम की कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम था, अब उस ग्रेनम की बात करें तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं एक ग्रेनम को। इस तरह से एक ग्रेनम है। अब ग्रेनम में एक्चुअल में है क्या कि जो मेम्ब्रेन है वो कॉइन लाइक फोल्ड हो रही है, तो फोल्ड हो रही है तो कुछ मेम्ब्रेन बीच बीच में दबा हुआ है, तो जो बीच में दबा है ये तो यूनिट हो गई, दिस इज थाइलाकॉइड। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन बीच बीच में दबी है इन मेम्ब्रेन्स को, ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटर ग्रेनल मेम्ब्रेन, है ना, इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन। तो इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन हो गई। अब जो थाइलाकॉइड मिल करके पूरा ये आपका ग्रेनम बना रहे हैं, अगर इसमें नंबरिंग की बात करें तो वन ग्रेनम कैन हैव 10 to 100 थाइलाकॉइड्स। एक ग्रेनम में जो थाइलाकॉइड्स की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 10 to 100 हो सकती है, यानी 10 से 100 तक एक ग्रेनम में। ठीक है, और ऐसे कई ग्रेनम होते हैं। प्लस अब एक थाइलाकॉइड को अगर हम देखें डिटेल में तो एक थाइलाकॉइड हमारा ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे चपटा सा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके सरफेस पे जगह जगह आपको थोड़े से उभरे हुए स्पॉट दिखेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे उभरे हुए ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं इस तरीके के। तो थाइलाकॉइड के सरफेस पे जो उभरे हुए स्पॉट्स दिखाई देते हैं ये एक्चुअल में किस चीज़ को मार्क कर रहे हैं, किसका निशान है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स हैं ये एक्चुअल में मार्क्स हैं किसके, क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है, क्वांटासोम को आप बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्वांटा मतलब होता है क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट, यानी लाइट की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट और सोम मतलब बॉडी, एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी बॉडी जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए हम उसको नाम क्या दिए हैं, क्वांटासोम। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय पॉन एंड बिगिंस। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो क्वांटासोम है। अब अगर इसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन कट करें तब हमें अंदर का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, यानी इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट करें तो अंदर क्या है वो हमें दिखेगा। तो ये यहाँ पे आपको ये मेम्ब्रेन मिल जाएगी, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई ट्रांसफर सेक्शन कट करने पे। तो ये मान लीजिए इसकी बाउंड्री यानी मेम्ब्रेन हो गई, और अंदर इसके फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में फ्लूइड होता है उसे इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर ये जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, और इसीलिए जो फ्लूइड है इसमें उसको बोलते हैं लुमिनल फ्लूइड। ठीक है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लुमिनल फ्लूइड बोलते हैं। अब जो ये क्वांटासोम थे ये आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, तो मैं इसको ब्लू कलर से ही दिखा रहा हूँ। जगह जगह ऐसे पैकेट्स आपको मिलेंगे,
तो पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल जो क्वांटासोम है वो अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली पैकेट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बंडल्स हैं, पैकेट्स हैं जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और क्या मिलेगा, F1 पार्टिकल। देखिए F1 पार्टिकल आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ते हैं और F1 पार्टिकल आपको यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन दोनों F1 पार्टिकल का फंक्शन तो सेम है लेकिन दोनों के प्रोटीन कंपोनेंट थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। प्रोटीन कंपोनेंट के फॉर्म में आएंगे क्योंकि है तो प्रोटीन ही, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो F1 पार्टिकल है और ये जो है दोनों के प्रोटीन में कॉम्पोजिशन में आपको फर्क मिलेगा, ठीक है। तो F1 पार्टिकल भी यहाँ पे है क्योंकि बिना F1 पार्टिकल के एनर्जी नहीं बन सकती, आपने पहले भी पढ़ा है। तो F1 पार्टिकल ही वो मतलब स्ट्रक्चर है जो लाइट हार्वेस्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एटीपेज एक्टिविटी, एटीपी बनाने वाली एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एटीपेज एक्टिविटी। तो वो एटीपेज एक्टिविटी आपको मिलेगी जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे क्या हो गए, क्वांटासोम्स हो गए, क्वांटासोम। अब एक क्वांटासोम अभी मैंने क्या बताया, क्वांटासोम आपका क्या है, पैकेट और बंडल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पैकेट या बंडल्स हैं। अब कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो देखिए एक क्वांटासोम की अगर बात करें, वन क्वांटासोम कैन हैव 230 to 260 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये रेंज है इसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो इतने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं, 230 से 260। देखिए पूरा रेंज है, कुछ किताबों में एवरेज नंबर लिखा होता है तो इसका एवरेज निकालेंगे तो ये जाएगा 240। तो कई जगह एवरेज वैल्यू लिखी होती है एग्जैक्ट 240, और जबकि एग्जैक्ट होता नहीं है, हमेशा रेंज होता है बायोलॉजी में। तो रेंज है आपका 230 से 260, यानी 230 से 260, है ना, मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के मिल करके एक क्वांटासोम बना रहे हैं। आपका एक क्वांटासोम जो है इतने से बन रहा है, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यही क्या करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो लाइट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा। आप जानते हैं क्लोरोफिल का मेन काम क्या है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटीपी में कन्वर्ट करना ताकि उससे फिर फूड बनाया जा सके, ठीक है। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो इन्हीं से बनता है। तो ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। और LHC का मेन पार्ट क्या होता है, फोटो सिस्टम, PS। तो फोटो सिस्टम या LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो क्वांटासोम से बनता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल की लोकेशन आपको कहाँ मिली, मेम्ब्रेन में। देखिए मेम्ब्रेन पे क्वांटासोम चिपका हुआ है ना। तो क्लोरोफिल जो होती है, अगर उसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए कि क्लोरोफिल कहाँ है, तो क्लोरोफिल आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में है। तो मैं पूछूंगा क्लोरोप्लास्ट में कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट में आप बोलेंगे ग्रेनम में है। फिर ग्रेनम में कहाँ है, तो ग्रेनम में थाइलाकोइड में है। थाइलाकोइड में कहाँ है, तो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में है। क्यों मेम्ब्रेन में है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ये लिपिड नेचर का होता है, यानी इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो लिपिड की होती है। तो जब लिपिड वाली केमिकल प्रॉपर्टी है तो वो मेम्ब्रेन के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप जानते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में मोस्टली लिपिड होते हैं। तो इसलिए लिपिड के बीच वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ आराम से पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी लोकेशन वहाँ पे हो जाती है। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस में थोड़ी चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एक समरी टाइप। तो देखिए फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके सनलाइट की एनर्जी की मदद से प्लांट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो रिएक्शन है बहुत सिंपल है, आप लिखते हैं 6CO2 12H2O। देखिए कुछ किताबों में यहाँ 6H2O होता है, तो वो रिएक्शन गलत होता है, ठीक है। हमेशा 12H2O से रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिसाइकिल होता है। प्लस आपको क्या चाहिए, लाइट
और क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6 ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा और 6 H2O रिसाइकिल होकर के आपको वापस मिल जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है। अब इस रिएक्शन में जो देखने में बड़ा सिंपल है, एक्चुअल में इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड साइक्लिक रिएक्शन। अब पूरे रिएक्शन को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको हम लोग 2 स्टेप में बांट देते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में सनलाइट की जो एनर्जी है यानी क्वांटम एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी यानी एटीपी में। तो लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में, ठीक है। प्लस इसी के साथ साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सोर्स क्रिएट करते हैं। हाइड्रोजन सोर्स मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से जब आप किसी मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जो ऐसा करेगा वो रिड्यूसिंग होगा, तो रिड्यूसिंग पावर जनरेट करते हैं जिसका नाम होता है NADPH2। तो ये आपका हाइड्रोजन डोनर हो गया यानी रिड्यूस करने वाला एजेंट हो गया, और ये आपका एटीपी एनर्जी ये बनती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन, CO2 इज फिक्स्ड यानी CO2 का रिडक्शन कर देते हैं। तो रिडक्शन करने में क्या होगा, यही एटीपी वगैरह इस्तेमाल होंगी और इस्तेमाल होकर के जो CO2 है, ठीक है, 6CO2, ये अपने सबस्ट्रेट से रिएक्ट होगा RuBP से, ठीक है, रिबुलोज बिस फॉस्फेट से रिएक्ट होगा और इसी ATP प्लस NADPH2। देखिए टोटल अगर रिएक्शन में देखें तो आपके 18 ATP खर्च होते हैं और 12 NAD खर्च होते हैं, ठीक है। ये सब मिल करके इसको रिड्यूस करेंगे तब जाके आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज तैयार होता है। तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज इस तरीके से बनाया जाता है। तो एक समरी हो गई फोटोसिंथेसिस की कि एक्चुअल में होता क्या है दोनों पार्ट में। तो लाइट रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं डार्क रिएक्शन में, और इसमें क्या कर रहे हैं, CO2 को फिक्स कर रहे हैं यानी CO2 को रिड्यूस कर दे रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट जो है अपना फूड बना लेता है और इसमें बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में प्लांट का मकसद क्या है, फूड बनाना। प्लांट का मकसद ऑक्सीजन बनाना नहीं है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट आपसे पूछेगा तो मेन प्रोडक्ट क्या है ये, लेकिन एक्स्ट्रा साइड में क्या बन जा रहा है आपका, ऑक्सीजन बन जा रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया, दिस इज बाई प्रोडक्ट जो कि एक्स्ट्रा अलग से बन जा रहा है ना। और ये इस तरीके से इकलौता ये रिएक्शन है पूरे अर्थ पे जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है जीने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। और H2O आपका रिसाइकिल होकर निकलता है। देखिए 6 H2O आपको दिख रहा होगा, तो कई लोग केमिकल बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को कि 6 यहाँ दिख रहा तो 6 यहाँ से माइनस कर दो, इसको 6 लिखो, जबकि ऐसा नहीं होता है। 12 H2O हैं, वो 12 H2O टूटते हैं हाइड्रोक्सिल आयन में और फिर हाइड्रोक्सिल आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको रिसाइकिल करते हैं तो वापस हमारा H2O रीजनरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 6 H2O लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।